बखैर रागले, लॉजिक और रैशनैलिटी पर यकीन रखने वाले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर शहजाद आपको अपने प्रोग्राम मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हमारा मौजू है पिदरशाही निज़ाम और इसके असरात, यानी सोसाइटी में पेट्रियार्कल सिस्टम और उसके कंसिक्वेंसेस। डॉक्टर साहब, हम जब भी अपने माशरे पर सोचते हैं तो हमारा जो माशरा है वो दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ माशरों से भी काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, और इसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं जिस पर हम पर्दापूशी करते हैं, और कई चीज़ें तो इस तरह है जिसको हम अपनी तरफ से खुद जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ लवाजमात ढूंढते हैं, उस पर मुख्तलिफ फिक्री तहरीकें ढूंढते हैं और खुद ही उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इन एक किस्म से एस्केपिज्म का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसी अगर हम माशरे को देखें तो इसमें जो पिदरशाही निज़ाम है, यानी पेट्रियार्कल सिस्टम, जिसे हम पश्तो में नरवाकी कहते हैं, यानी नर का इख्तियार जो है, ये सोसाइटी में पूरी तरह नासूर की तरह फैली हुई है। इसी पिदरी शाही निज़ाम पर मेरा आपसे पहला सवाल है कि तारीख में पेट्रियार्कल सिस्टम यानी पिदरशाही या नरवाकी सिस्टम के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? जी शहजाद, बात कर लेते हैं पेट्रियार्कल सिस्टम के बारे में या पिदराना निज़ाम के बारे में। मर्दों की बालादस्ती को या डोमिनेशन को कहते हैं ये। अब जाहिर बात है कि मर्द का जिक्र आया है तो इसका मतलब है कि ये सेक्सुअल पेट्रियार्कल सिस्टम की बात हो रही है, यानी मर्द पैदा होने की वजह से एक सोशल प्रिविलेज हासिल हो जाए कि जो दूसरी जिन्स है, जो औरत है, उस पर उसके आप मालिक हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें ओप्रेस कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, पेट्रियार्कल सिस्टम। अच्छा, पेट्रियार्क की 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पेट्रियार का मतलब है मर्द, मैन, फादर, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। आर्की कहते हैं अथॉरिटी को, डोमिनेशन को, सोवेरेनिटी को। तो यानी एक इन जनरल पेट्रियार्की का लफ्ज़ जो ग्रीक ज़बान से आया है, उसका मतलब है द रूल ऑफ द फादर, द चीफ ऑफ द रेस एज ए मैन। तो ये है इसका बैकग्राउंड। थोड़ा सा हम इसको तारीख़ी एतबार से देख लेते हैं, क्योंकि आप तारीख़ के हवाले से पूछ रहे थे मुझसे। तो इन जनरल हम तारीख़ को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं ना, स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज मतलब आज से 6000 साल पीछे चले जाइए, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 4000 साल पीछे चले जाइए। बहुत तवील अरसे तक रही है, उसका हमें नहीं पता ताने बाने कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन मेटल एज जो है वो कॉपर एज 1000-1500 साल रहा, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ गया लगभग इतने अरसे के लिए, और फिर उसके बाद आयरन एज आ गया। यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 1000-1500 साल पहले आयरन एज में हम आ गए थे, यानी आज से तकरीबन 3-3,500 साल पहले हम आयरन एज में आ गए थे। लेकिन पिछले 6000 साल में सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई थी, सोसाइटीज़ जो थी वो ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो गई थी। यानी हम एक एग्रीकल्चर दौर में, इन जनरल हम पिछले 6000 साल में, जब ये सारा का सारा मेटल स्टेज चल रहा था, तो हम एक एग्रीकल्चर दौर में आ गए थे। हम एक बाज़ाब्ता एक अर्बनाइज होना शुरू हो गए थे। हम देख सकते हैं कि एक पूरी स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था, एक एम्पायर बन चुकी थी, एक गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड टाइप की बन चुकी थी, और फिर पिछली तमाम देवमालाई कहानियों की वजह से और तमाम उन बातों की वजह से एक रिलीजन भी जो था वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ चुका था, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रहा था रिलीजन। वॉरफेयर आ गया था, राइटिंग सिस्टम आ गया था, अल्फ़ाबेट्स आ गए थे। पिछले 4-6 हज़ार सालों में करेंसी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था। ज़बान और इल्म पे काम हो रहा था, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी और ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी। तो पूरा एक सोसाइटी डेवलप हो रही थी। और कहाँ डेवलप हो रही थी? अफ्रीका के हिस्सों में भी थी किसी हद तक, वहाँ ज़्यादा नहीं थी तो हिंदुस्तान में है, चाइना में, फार ईस्ट में, मिडल ईस्ट जिसको हम आजकल कहते हैं, यानी जिसको हम उस ज़माने में अली ईस्ट कहते थे। वो दौर जो था, उस दौर में हमको
ये सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही थी। यानी ये सारा इलाका कौन सा था जिनको हम एंशियंट नियर ईस्ट और जो हम कह रहे हैं पर्शिया जिसको हम आज ईरान कहते हैं, वो एशिया माइनर का इलाका, यानी तुर्की का जो ईस्टर्न एनाटोलिया है, या फिर नॉर्थ वेस्ट ईरान है, या अज़रबैजान है, या सीरिया है, इसराइल है, जॉर्डन है, फ़लस्तीन है, और ये जो अरबिक पेनिनसुला जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं, इराक़ है, ये सारे इलाके, हिंदुस्तान है उस तरफ, चाइना, उन तमाम इलाकों के अंदर जो सिविलाइजेशन हमें नज़र आ रही है पिछले 6000 साल से, वो सारी की सारी हमें पेट्रियाटिकल या पिदराना नज़र आ रही है। इस पर कई एक किताबें भी लिखी गई हैं, खुसूसन आपको याद होगा हमारे थे वो क्या नाम है, फ्रेडरिक एंजल्स, जो कार्ल मार्क्स के साथ थे, उनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट। उसमें उन्होंने इस सारे मामले को, जो पिदराना निज़ाम डेवलप हुआ, उसको उन्होंने क्लास डिफरेंसेस से कनेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि साहब जो मर्द होता है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने मेल स्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र करता था, और औरतें बच्चे पैदा करती थी और हाउस होल्ड कीप करती थी, और मर्द जो थे वो हाउस होल्ड की जो जनरल प्रोडक्शन थी या उसके ज़िम्मेदार होते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्लास सिस्टम से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी। मगर एक और अमेरिकन हिस्टोरियन हैं, उनका नाम है जर्डा लर्नर। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है भाई, पेट्रियाटिकल क्लास सिस्टम जो है वो उससे बहुत पहले ही, पेट्रियाटिकल सिस्टम क्लास सिस्टम से पहले इस्टेब्लिश हो चुका था। और वो हमें लेके चले जाते हैं अरस्तू के पास। वो कहते हैं अगर आप अरस्तू को पढ़ें, उन्होंने अपनी किताब के अंदर अरस्तू का बाज़ाब्ता रेफरेंस दिया, उनकी किताब आई थी द क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की। उसमें उन्होंने कहा कि अरस्तू जो थे वो मोरली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली औरत को मर्द से कम समझते थे। वो समझते थे कि मर्द जो है उसकी प्रॉपर्टी औरत, वो समझते थे कि औरत का काम सोसाइटी के अंदर यही है कि वो बच्चों को पैदा करे और मर्द को सर्व करे, और मैन डोमिनेशन है वो खासी नेचुरल है और वर्चुअस है। इस तरह से उन्होंने एक पूरी की पूरी उन्होंने कहा कि साहब अरस्तू का ख्याल था कि मैन जो है वो इम्परफेक्ट है, वुमेन जो है वो इम्परफेक्ट है, और वो इम्परफेक्ट जो है वो परफेक्ट को डेवलप नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक हेरियारिकल किस्म का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था, एक थ्योरी दे दी थी, जिसके अंदर एक तरह का, अब जारी बात है कि ये जो चीज़ें स्टैब्लिश होती चली गई, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती चली गई, कंडीशन का हिस्सा बनती चली गई। वो फैमिलीज जब बड़ी हो रही हैं, बच्चे जब ग्रो हो रहे हैं, तो वो लर्न कर रहे हैं इस बात को, तो एक पेट्रियाटिकल सिस्टम उनके ब्लड में शामिल होता चला गया। इवन उनसे पहले हेरोडोटस जो थे, जो एक एंशिएंट हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी अपनी किताब में ये बताया था। उन्होंने तो बल्कि डिफरेंशिएट किया था। उन्होंने बताया था कि साहब अगर हम जो एथेंस की सोसाइटी है और जो हमारी इजिप्शियन सोसाइटी है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इजिप्शियन सोसाइटी जो है उसमें औरत को राइट्स ज़्यादा मिले हुए थे। वो इजिप्शियन सोसाइटी के अंदर मिडिल क्लास वुमेन जो थी वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर बैठती थी, रियल एस्टेट का बिजनेस करती थी, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करती थी, या जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स को पास ऑन करती थी, यानी उसकी एक हैसियत थी सोसाइटी में, प्रॉपर्टीज़ के लिए काम करती थी, लोन वगैरह ये सब चीज़ों के ऊपर। जबकि जो एथेंस जो था वो पीछे था इस मामले में। एथेंस के अंदर औरतों को राइट्स नहीं मिले हुए थे, मेल डोमिनेशन सोसाइटी थी। इस तरह बाद में भी जाहिर बात है कि अरस्तू के ही शागिर्द थे हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, तो जाहिर बात है सोसाइटी जो है फिर वो आगे इस्टेब्लिश हो गई और सोसाइटी जो है वो पास ऑन होती चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ हमें कन्फ्यूशस के पास भी मिलता है, जो उनकी किताब थी 3 ओबीडियंसेस एंड 4 वर्च्यूज। उसके अंदर जो टेक्स्ट, उनका जो टेक्स्ट है उसमें औरत की जो वैल्यू है वो सेकेंडरी दिखाई गई है। वो बताया गया है कि शादी से पहले उनका जो है बाप है वो जो रिस्पॉन्सिबल है और उसके अंडर वो रहेंगी, और शादी के बाद वो शौहर की, और अगर विडो हो जाती हैं तो बड़े बेटे के अंदर। और औरत का बिहेवियर जो है वो मॉडेस्ट होना चाहिए, अपीयरेंस मॉडेस्ट होनी चाहिए, और उसको प्रॉपर स्पीच देनी चाहिए, और वो एक सेक्सुअल प्रॉपर्टी है मैन की, वगैरह वगैरह। और ये सारे इन्फ्लुएंसेस हमको, अगर हम 100-200 साल पहले हज़रत ईसा की पैदाइश के पहले जो हान डायनेस्टी है वहाँ जाकर देखें तो हमको अंदाज़ा होगा कि ये पूरी पेट्रियाटिकल सोसाइटी चाइना के अंदर भी स्टैब्लिश थी। तो क्या चाइना, क्या हिंदुस्तान, क्या एशिया माइनर, क्या मिडल ईस्ट जिसको अरबिक पेनिनसुला कहते थे, या एशिया जो भी है एंशियंट जो अरबिक इलाका है, उन सारे इलाकों में हमको एक पेट्रियाटिकल स्ट्रक्चर, एक साख्त हमें पिछले 6000 सालों से इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आती है, जो पास ऑन होती हुई अब तक चल रही है। डॉक्टर साहब, क्या जो पिदराना निज़ाम है, पिदरशाही निज़ाम है, ये हेरिडिटरी है, मतलब मुरूसी निज़ाम है, या ये मर्दों की तरफ से मतलब एक किस्म से बनाई गई एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसमें औरतों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए ये पूरा निज़ाम बनाया गया है?
हाँ शहजाद, बड़ा मज़ेदार सवाल है कि आया कि पेट्रियार्टिकल सिस्टम जो है ये फितरी या इनेट है या एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल है। देखिए, सोशियोलॉजिस्ट जो है ना वो तो इसे एक्वायर्ड ही कहते हैं। वो तो कहते हैं एक आर्टिफिशियल है सारा का सारा सिलसिला जो इंसानी तहजीब के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। मतलब मर्द जो है उनके ख्याल में जेनेटिकली प्रोग्राम नहीं होता कि वो औरतों को सोसाइटी में कंट्रोल करे। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है उसका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये कहते हैं कि साहब ये जो पेट्रियार्की का पूरा जो एक निज़ाम है ये एक आर्टिफिशियल सोशल बिहेवियर है, इसे बदलना चाहिए और सोसाइटी को बेसिकली ये एग्लिटेरियन होना चाहिए, यानी यहाँ पे दोनों तरफ के लोग बराबर हों, मर्द भी और औरत भी। अच्छा, उनकी मूवमेंट के भी दो ही हैं पॉइंट ऑफ व्यू। एक ये कि हाउ, यानी कैसे मैन एक्सरसाइज कर रहा है पावर को ओवर वुमेन, और दूसरा वाई, कि आखिर मेल जो है वो क्यों ताकत चाहता है औरत पे कंट्रोल करना है। इट्स मोर लाइक ए डीपर क्वेश्चन कि वाई मेल वांट्स पावर ओवर फीमेल, यू नो, द फर्स्ट प्लेस। तो ये सारा का सारा एक सोशल, एक हिस्ट्रिकल प्रोसेस है जिसके ऑफ कोर्स बहुत से ताने बाने हैं। जहाँ तक इसका जो नेचुरल मामला है, जो आप कह रहे हैं कि आया कि क्या नेचुरल है, देखिए अब इसमें जो है वो कई एक रीजंस हैं जिन पर बात की जाती है, और आमतौर पर वो लोग जो एक रिवायती किस्म के की सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जो ट्राइबल दौर की जो नज़रियात हैं, मजहबी नज़रियात भी हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। उनका तो ख्याल है कि भाई पेट्रियार्टिकल जो है वो, इवन औरतें भी, उनका ये ख्याल है कि भाई पेट्रियार्टिकल इज काइंड ऑफ नेचुरल, क्योंकि कुदरत ने या फिर खुदा ने औरत और मर्द को जो है वो डिफरेंसेस के साथ पैदा किया है। मर्द का हजम ज़्यादा होता है, उसका उसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं बकौल कैसे, और उसके दिमाग का वज़न भी ज़्यादा होता है। इस किस्म की तमाम दी जाती हैं बातें। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका इंटेलिजेंस जो है, क्या उनका जो इंटेलेक्ट है, क्या उसका स्केल भी बराबर होता है? यहाँ पर ज़रा सवाल आ जाते हैं, क्योंकि जब हम मर्द और औरत के साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पर बात करते हैं तो फिर हमें ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आती है। हमें इंटेलिजेंस के हवाले से फिर हमें आईक्यू देखना पड़ेगा, हमें रीजनिंग देखनी पड़ेगी, हमें एग्रेशन का लेवल देखना पड़ेगा, हमें इमोशंस देखने पड़ेंगे, हमें ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन को भी ना, उसके यानी ब्रेन तो देख रहे हैं, माइंड भी तो देखना पड़ेगा। तो क्रोमोसोमल पॉइंट ऑफ व्यू से शहजाद, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है और आपके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव होता है, टू बी ऑनेस्ट। एक्स क्रोमोसोम जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन को इनकोड करने की सलाहियतें ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए, अच्छा, और एक्स क्रोमोसोम ही है जो सोशल बिहेवियर पर भी इन्फ्लुएंस करता है, जो इमोशन लेवल पर भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इस लिहाज से डिफरेंसेस नज़र आते हैं। एक राइटर हैं रिचर्ड लिपा, उन्होंने किताब लिखी थी जेंडर, नेचर एंड नर्चर के नाम से। उन्होंने उसमें खासी मतलब ये कि बड़े डिफरेंसेस, मॉडरेट और लार्ज डिफरेंसेस बताए कि साहब लार्ज डिफरेंसेस अगर वुमेन और मैन की प्रेफरेंस के देखें तो हमें उनके ऑक्यूपेशन में नज़र आते हैं, लाइक मैकेनिकल और कारपेंटर और कौन सी जॉब्स के। और एक मॉडरेट डिफरेंसेस हमें नज़र आता है आर्टिस्टिक लेवल के ऊपर और सोशल लेवल के जो ऑक्यूपेशन उनके ऊपर। तो उनका ये कहने का मतलब था, उन्होंने कंक्लूसिव रिमार्क्स दिए थे कि औरतें जो होती हैं दे आर टेंड टू बी मोर पीपल ओरिएंटेड, यानी वो पीपल ओरिएंटेड जॉब करना चाहती हैं, जबकि मर्द जो है वो ज़्यादातर थिंग्स ओरिएंटेड होते हैं, वो अशिया के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। जो ये जो इन्फिडिलिटी है, जो जेलसी है, मर्द जो होता है वो औरत की जो सेक्सुअल इन्फिडिलिटी है वो उसको बहुत तकलीफ पहुंचाती है ना, अगर वो फिजिकली किसी और के साथ हो जाए तो। लेकिन औरत जो है उसको मर्द की इमोशनल इन्फिडिलिटी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है, उसको फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल ये बात तकलीफ देती है कि वो किसी और में क्यों इंटरेस्ट उसने लिया, जो है ना, तो वो उसको इमोशनल इन्फिडिलिटी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है। बिल्कुल ऐसी एक और स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन मेडिसिन की तरफ से एक थे जेनेट शिल्बे हाइट के नाम से, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, पूरा का पूरा एक बड़ा स्ट्रक्चर पर काम किया कि मेल और फीमेल जो हैं वो किन किन एतबार से डिफरेंट हैं, साइकोलॉजिकली भी, और कॉग्निटिव वेरिएबल्स निकाले उन्होंने देखा कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स और रीडिंग, यानी इस किस्म के जो कॉग्निटिव वेरिएबल्स होते हैं। इस तरह उन्होंने कम्युनिकेशंस के वेरिएबल्स निकाले, टॉकेटिवनेस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, किस तरह से इंटरेक्शन है, सोशल पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस निकाले, फॉर एग्जाम्पल एग्रेशन है या फिर उनकी सेक्चुअलिटी, इस किस्म की चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग चेक की, मोटर बिहेवियर चेक किया, इन तमाम लेवल्स के ऊपर उन्होंने कोई 45 मेटा एनालिसिस करी और अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला कि देयर इज काइंड ऑफ
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मर्द और औरत की इन तमाम स्केल्स के अंदर। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जो एविडेंसेस मिली वो यही कि सब औरतों को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो वो मर्दों के बराबर ही प्रोफिशेंसी और अपनी जो है वो शो करती है, अपनी इंटेलिजेंस शो करती है। बस सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी मुख्तलिफ होती है। औरतें जो होती हैं वो लोगों के साथ काम करना पसंद करती हैं, मर्द जो होते हैं वो अशिया के साथ काम करना पसंद करते हैं। औरतें आपको हेल्थ इंडस्ट्रीज में ज़्यादा नजर आएंगी, औरतें आपको एजुकेशन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा नजर आएंगी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। औरतें जो हैं वो ओल्ड सिटीजन हाउस में, नर्सिंग होम्स में, दफ्तरों में, नफ्सियाती मसाइल में, साइकोलॉजिकल, इस कस्म के काम में उनका जहन खूब चलता है। इस कस्म के स्ट्रक्चर में जहाँ पर लोग मिले उन्हें और उनको एक सोशल गैदरिंग नजर आए, वहाँ पर औरतें जो हैं ज़्यादा काम करती हैं। मर्द जो होते हैं वो मशीनी माहौल में ज़्यादा काम करते हैं। मर्द जो है वो ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़रा हार्ड वर्क हो उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है। यानी अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा भाई पैट्रियार्कल जो है वो स्ट्रक्चर वो पूरा का पूरा, ये कोई फितरी वितरी चीज़ नहीं है, ये बल्कि सरासर ये एक एक्वायर्ड, एक मसनूई है सिलसिला जो डेवलप हो गया, जो इस्टेब्लिश हो गया। इंटेलिजेंस में दोनों का कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा सवाल, क्या ये पूरा जो पिदरशाही निज़ाम है इसमें सिर्फ मर्दों का कसूर है या औरतें भी इसमें पूरी तरह शरीक है और ये पूरी निज़ाम कायम करने में औरतों ने भी मदद की है या सिर्फ मर्दों का ही कसूर है ये? हम्म भाई, इस निज़ाम के इस्टेब्लिश होने में आप कह रहे हैं कि मर्दों का कसूर है या औरतें भी इस जुर्म में बराबर का शिकार है। बड़ी अच्छी बात है। देखें, ये जो मेरा ये ख्याल है कि दोनों जानिब से ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम डेवलप हुआ है ना, दोनों जानिब से डेवलप हुआ है। ताली कभी भी जो है एक हाथ तक सोसाइटी में नहीं बचती है। औरतों ने इस तहजीब इर्तिखा में पूरा हिस्सा लिया है। ये मामला एक तरफा नहीं है। इसके कई एक रीज़न थे। एक तो पहली बात ये हुई कि सदियों के इस पूरे प्रोसेस से औरतों की एक नफ्सियात एक मखसूस डायरेक्शन में बन गई और यूं ये कैरेक्टर उनका जेनेटिक बनता चला गया। फिर जब ये मजहब का हिस्सा बना तो ऑब्जेक्शन भी हाथ से निकल गया। औरतों की तरफ से अगर हम देखें तो ये पूरी जो बगावत है इस पूरे पेट्रियार्कल सिस्टम के अगेंस्ट, वो हमें खुसूसन मगरिब में संजीदगी से नज़र आती है। यानी ये पिछले 200-300 साल का, 200 साल का मैं कहूँगा काम है, जो मगरबी राइटर्स, मगरबी सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस की एक पूरी ताकतवर कोशिश हुई। कई एक अहम नाम मिलते हैं हमें, मसलन एलिजाबेथ स्टैंटन थी, उन्होंने वुमेन बाइबल लिखी थी। इस बाइबल को उन्होंने कहा था कि मैन की बाइबल है। या बेटी फ्रेडन थी, उन्होंने फेमिनिन मिस्टिक लिखी थी। या हमें मिलते हैं अपने सिमन डिब्राय, जिन्होंने सेकंड सेक्स लिखी थी। ये बड़ी मारकतुल आरा किताब है। इसी तरह ईमा गोल्डमैन थी, उन्होंने एनार्किसिज्म पे काम किया था। बड़ी मुसीबतें सही, बड़े मसाइल सहे उन्होंने, कई बार उनको अमेरिका से निकाला गया। कई और भी नाम हमें मिलते हैं, मसलन एंड्रिया सिलोम और एनिसा आर्म्ड और आरडी लॉर्ड। ये कई एक ख़वातीन हैं जिन्होंने मगरिब में संजीदगी से इस मौजू पर काम किया और एक बड़ी तब्दीली फिर हमें नज़र आई फ़िक्र की वेस्ट में, और औरतों के हुकूक़ पर बात हुई। पाकिस्तान में भी हमें कुछ नाम नज़र आते हैं। फहमीदा रियाज हैं, किश्वर नाहिद हैं, ये बड़ी राइटर्स हैं। और सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि मलाला यूसुफ़ज़ई है या फिर अस्मा जहांगीर हैं। इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में औरतों के हुकूक़ पर काम किया। उन्होंने मर्दों की बालादस्ती के ख़िलाफ़ बात की। मगर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो एक बड़ी फंडामेंटल हद तक पेट्रियार्कल है। इसमें कुछ ख़ास असरात पैदा नहीं हुए, स्टेट भी सपोर्ट करती है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की ख़वातीन जो है उनकी बड़ी मकदार ऐसी है, मैं तो कहूँगा 90% ख़वातीन जो है ना, वो पेट्रियार्कल साइकोलॉजी से विक्टिमाइज्ड हो चुकी है। मजहबी मिजाज है उनका, तो उन्होंने पेट्रियार्की को हकीकत समझा हुआ है, वो उसको सपोर्ट करती है। वो नफ्सियाती तौर पर भी मैं कहूँगा कि विक्टिमाइज इस हद तक हो चुकी हैं कि वो नफ्सियाती तौर पर मर्दों के डिपेंडेंट रहने का फ़ायदा उठाती हैं। वो उस लग्जरी को इंजॉय करती हैं और उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो इस हवाले से कई एक पहलू हैं। यानी अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं तो कहूँगा ना सिर्फ वहाँ बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ बात करें इस मौजू के ऊपर, तो आप बड़ी मज़ेदार सी माइंड सेट को पाएंगे, एक मज़ेदार किस्म का, एक जिसको आप बड़ा इन्जॉय भी करेंगे। कि वो अगर आप किसी भी औरत से पूछें, किसी भी औरत से पूछें, चाहे मगरिब हो या मशरिक़ हो, मैं तो मगरिब भी कहता हूँ, आम औरतों से भी अगर आप पूछें कि वो वाई वुमेन लाइक डोमिनेंट मैन,
इस तरह करके पूछें तो वो एक अलग अलग तरह का आपको तासुर मिलेगा, लेकिन वो सब तासुर आपको देखो कैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा कि ओ डोमिनेंट मैन वेरी असर्टिव, ओ दे आर वेरी डिसिसिव, यानी बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, ओ डोमिनेंट मैन की बड़ी फोर्सफुल पर्सनैलिटी होती है, ये डिसीजन ऐसा लेते हैं क्विकली और इफेक्टिवली। या फिर वो कहेंगे वो डोमिनेंट मैन जो है वो बहुत ही कहते हैं कि एक डोमिनेंट मैन बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, और एक वुमेन जो होती है वो ऐसी डोमिनेंट लीडर या डोमिनेंट मैन के पीछे चलना चाहती है, वो सबमिट करना चाहती है खुद को डोमिनेंट मैन के सामने। वो समझती है कि डोमिनेंट मैन इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर देम। डोमिनेंट मैन के जो बच्चे होते हैं वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। डोमिनेंट मैन की वॉइस देखो कैसी है, डोमिनेंट मैन की वॉक देखो चलता कैसा है, डोमिनेंट मैन का पोस्चर देखो, उसकी बात करने का अंदाज देखो, उसका ललकारना देखो। ओ भाई उसके सामने तो वुमेन बस जस्ट स्टार्ट रोलिंग, ओ भाई बात खत्म हो गई। तो वो एक अलग तरह का आपको डोमिनेंट मैन के बारे में औरतों में आपको इमेज मिलेगा। मतलब ये कि कुछ तो हद से आगे भी निकल जाएंगे, कहेंगे वो डोमिनेंट मैन को देखकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं, डोमिनेंट मैन के अंदर तो बड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल बड़ा हाई होता है। और इस किस्म की बातें कि साहब डोमिनेंट मैन तो एक बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर होता है, हम तो उस जंगली जानवर को कंट्रोल करना चाहते हैं या उसके सामने सबमिशन चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इस किस्म का एक माइंडसेट है जो खुद औरतों में मशरिक़ और मगरिब दोनों तरफ अंडरलाइन डेवलप हो चुका है, जो उस साइकोलॉजी है, एक आम लेमैन साइकोलॉजी, एक ले वुमेन साइकोलॉजी। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स साइकोलॉजी का हिस्सा बन चुकी हैं, और एक सोसाइटी ने उसको ह्यूमन सोसाइटी तो ऐसी ही होती है बस तो ये है सारी बात पीछे जो मुझे समझ में आती है। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, क्या ये जो हमारा सोसाइटी है, जिसमें हम मज़हब को भी देखते हैं जो इसके लिए कहीं कहीं से जस्टिफिकेशन ढूंढ कर लाता है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि पिदरशाही निज़ाम, पेट्रियार्कल सिस्टम में मज़हब जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है? शाहजहां, मजहब ने तो पेट्रियार्टिकल सिस्टम को स्टैब्लिश करने में अहम रोल प्ले किया है। मेरा ख्याल है मुगल कैसे रीढ़ की हड्डी का काम किया है उसने। उन तमाम जोग्राफिया खित्तों में जो दुनिया में जहाँ पर ट्राइबल दौर के नज़रियात प्रैक्टिस हो रहे हैं, जो सोसाइटीज़ मज़हब की बुनियादों पर कायम दायम है, वहाँ पर पेट्रियार्टिकल सिस्टम, वहाँ पर पिदराना निज़ाम मौजूद है। अच्छा, अब रही बात ये कि मज़हब का रोल, भाई इस पर हम पहले भी बात थोड़ी बहुत कर चुके हैं, मगर मोनोथिस्टिक रिलीजन के ऊपर अगर हम आए तो फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक खुदा का सीगा, खुदा ने कहा मैं मर्द या औरत में मुझे मत देखो, मगर ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, शी का कर लेते भाई, बात तो बराबरी थी। पैगंबर जितने भी आए सबके सब मर्द आए, कोई भी औरत पैगंबर नज़र नहीं आती है। क्या वजह है? इवन बेटा भी आया, हज़रत ईसा बेटे के नाम पर आया, बेटी के नाम पर कोई नहीं आया। तो कोई ना कोई तो सवाल पैदा होता है ना। और पीछे चले जाइए साहब, अच्छा ये तो बहुत बड़ी बातें हैं पैगंबर और बेटा। इवन इमामत के लिए मसाइल है कि कोई औरत इमामत कर सकती है किसी मस्जिद में। और आगे आइए, आदम और हवा की कहानी पे चले जाइए। आदम जो है उनको तो खुदा ने अपने हाथों से पैदा किया, लेकिन जब हवा का वक्त आया तो उन्हें उनकी पसलियों से पैदा कर दिया। अपने हाथों से जहमत नहीं गवा रखी, कर देते भाई, लेकिन कहानी के अंदर वो कुछ क्यों रखा गया, वो सिलसिला क्यों रखा गया, वहां पे एक लूप क्यों आया? मतलब कोई वजह है कि उसको सेकंड कैरेक्टर आप समझ रहे हैं क्या? फिर उनके दरमियान जो वाकया हुआ जिसके बाद वो ज़मीन पर आए या बकौल किसी जन्नत से निकाले गए, वहाँ पर भी हवा के ऊपर एक आता है कि हवा की वजह से कुछ बहलाने फुसलाने का काम हो गया, वो इंप्रेशन वही मिलता है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, ईसा की जो माँ है वो वर्जिन मैरी है। अरे भाई वर्जिन मैरी क्यों है? इसलिए कि जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, जो फिनोमेना है, तो क्या दुनिया की जितनी माएँ हैं वो दूसरे दर्जे पर है? वर्जिन माँ होना पहले दर्जे पर है। तो वो पूरा का पूरा फिनोमेना जो है वो एक जिससे इंसान पैदा होता है, जिससे दुनिया बनी, वो सब के सब एक डर्टी फिनोमेना है। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग मामला है सारे के सारे। और भी आगे चले जाइए, मजहबी किताबों में आपको कई जगह कई मुख्तलिफ उन्वानात मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मर्द जो है वो औरत को कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकता है। मर्द जो औरत को इस हद तक कंट्रोल कर सकता है कि उसकी पिटाई भी कर सकता है, उस पर हाथ उठा सकता है। औरत को तो इजाज़त नहीं दी कि औरत मर्द की पिटाई करे, क्योंकि मर्द भी तो बिगड़ सकता है, उसकी भी तो पिटाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। औरत के ऊपर पाबंदियां हैं कि औरत जो है वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरह से कवर अप करना है, इस तरह से कवर अप करना है, इस तरह से कवर अप करना है, कहीं मर्द की तबीयत में हिजान ना बरपा हो जाए। अरे भाई, तो मर्द की तबीयत में इतनी हिजान बरपा क्यों हो रही है? मर्द जो है वो, औरत जो है वो, उसको औरत की इबादत के लिए भी, घरों में इबादत करे तो ज़्यादा उसका सवाब है। औरत के लिए है, जिहाद के लिए भी जाना है तो वो मर्द वहाँ लड़ रहे हैं, तुम यहाँ पर खिदमत करो।
तो कहने का मतलब ये है कि औरत के लिए कोई भी शय, इवन जन्नत में भी और मर्द को जो है वो 72 हूरें मिल रही हैं। औरत के लिए नहीं है ऐसा कोई हुक्म, वो भी है ही है। औरत के लिए दूसरा दर्जा है। औरत को इस तरह के इनामत नहीं मिल रहे। औरत को उनका शौहर मिलेगा या इस तरह की करके कुछ जस्टिफिकेशन दे दी जाती है। मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है ज़िंदगी में, औरत के लिए ऐसा नहीं है। अच्छा, हिंदू मज़हब में भी औरत तो सती चढ़ती थी, मर्द नहीं चढ़ता है। कहीं पर भी ऐसा नज़र आया कि भाई औरत मर गई है, मेरी औरत मर गई है, मैं उसके लिए सती चढ़ जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा हिसाब किताब। बुधा दौर में चले जाइए, आपको दूर-दूर तक कोई औरत भक्षु नज़र नहीं आती। मर्द भक्षु घूम रहे होते हैं, हो सकता है जहाँ मुझे ऐसा याद पड़ता है, मैंने पढ़ा था। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये हर तरफ मर्द की डोमिनेशन आपको पूरे मजहबी मामलात में कहीं ना कहीं आपको औरत जो है हमेशा दूसरे दर्जे पर नजर आती है। लेकिन इन तमाम बातों से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे जब आता है, ये आपका सवाल जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा है कि औरतें जो हैं इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं। औरतें इस बात को अप्रूव करती हैं, एक्नॉलेज करती हैं, इसको 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 बकौल कैसे इंडोर्स कर देती है अपने। यानी ये अजीब व गरीब जिन्स है जो अपनी दूसरे दर्जे को एक्नॉलेज करना चाहती है, उसको प्राउडली लेना चाह रही है, यानी ये अपने ही खिलाफ खुद रहना चाहती हैं। तो फिर तो भैया मुझे अरस्तू की वो बात सही लगती है कि भाई कुछ ना कुछ मसला है यहाँ पर, इंटेलेक्ट ही कम है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पहले दर्जे के बजाय दूसरे दर्जे पर ही सही है, या फिर कुछ और बात है जो हमारी अकल में नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ के प्रोग्राम में ये 5वां और आखिरी सवाल है। क्या मगरबी सोसाइटी जो है उन्होंने इस पूरे मसले का हल निकाला है? क्योंकि हमारे यहाँ तो यही तस्वुर है कि इसी निज़ाम के ख़ात्मे के साथ उन्होंने औरतों को उल्टा और बेइज्जत कर दिया है, बेतौकीर करके रख दिया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शहजाद, मगरिब में औरत का क्या हाल है, क्या वो ये बड़ा पैरानोया है जो हमारी सोसाइटी में डेवलप हो चुका है। मैं तो 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप देखिए कि आपके यहाँ से या मिडल ईस्ट से और आपके यानी साउथ एशिया से जो फैमिलीज़ मगरिब मुंतकिल होती हैं, कभी आपने सुना कि खुसूसन ख़वातीन वापस आना चाहती हैं? मर्दों का तो खैर मैं हम कुछ और हवालों से बात कर सकते हैं कि नौकरियों के मसाइल हैं, ये वो जो जेनवन मसाइल। मगर औरतें जो हैं वो यहाँ की ज़िंदगी को एंजॉय करती हैं, वो उन्हें उन्हें बेहतर लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनको एक फ्री सोसाइटी मिलती है, यहाँ पर उनको एक हाईली फेमिनिस्ट सोसाइटी में बल्कि मैं कहूँगा कि मिलती है, एक मेट्रियार्टिकल सोसाइटी मिलती है। यू नो ये सोसाइटी जो है ये औरतों के बड़े फेवर की सोसाइटी है, मगरबी सोसाइटी। और वहाँ पर औरतों के सोशल राइट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि यानी काइंड ऑफ लाइक जो भी राइट्स जिसको हम जो हमें अपने वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, फैमिली लॉज हैं, कस्टडी के मसले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इमीडिएट एक्शन होता है, जेलों में डाल दिया जाता है, रेप एक्विजिशन है, या जेंडर कोड के मसाइल हैं, या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट है इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ नहीं होता ये सब। ये हमारे यहाँ झूठी बातें की जाती हैं कि वो बड़ा ये सब होता है। यहाँ पर आप किसी इदारे के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप किसी औरत को घूर कर देखिए तो सही, इतना नहीं है हिसाब किताब। लॉ सख्त है, हरेसमेंट आसानी से नहीं होती है कि आप हमारे यहाँ होती है। हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कुछ होता है, हमारे दफ्तरों में क्या क्या होता है, हमारे तालीमी इदारों में क्या क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम जो है उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं, हम फ़ौरन ही उसको भी अपनी इज़्ज़त का मसला बना लेते हैं। हम समझते हैं कि ओ साहब ये अगर आएगा तो हमारे कौम हमारे मुल्क की बदनामी होगी, हमारे मज़हब की बदनामी होगी। ये सारी झूठी बातें हैं। असल बात ये है कि यहाँ पर लॉज़ बहुत सख्त हैं। राह चलती हुई किसी भी औरत के ऊपर आप कोई आवाज़ नहीं कर सकते, कोई जुमला नहीं मार सकते। बाकी तो खैर ज़ाहिर बात है कि अगर कोई क्राइम की बात है तो वो तो होने को कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। मगर देखिए, मगरिब में इस सिलसिले में बड़ा सख्त काम हुआ है, वोटिंग के राइट्स मिले हैं, लेबर के ऊपर बात हुई है, वेजेस के ऊपर बात हुई है। औरत और मर्द के वेजेस पहले बराबर नहीं थे। एजुकेशन के अंदर जो मर्दों और औरत के जो डिवीज़न है, यू नो हमें मुझे याद है कि जब मैं डॉ मेडिकल कॉलेज में गया था तो लड़कों की सीटें ज़्यादा थी लड़कियों से। क्यों थी ज़्यादा सीटें? जबकि यू नो अब अगर मेट्रियार्टिकल माइंड है तो आप बोलेंगे वो जी औरतें जो होती हैं वो अपनी सीटें बाद में छोड़ देती हैं मेडिसिन की और पूरा मेडिकल नहीं पढ़ती हैं वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। रिसर्च है, टेक्निकल हैं, कंप्यूटर हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लेबर वेजेस हैं, किसी भी चीज़ में आपको औरतों के राइट्स बराबर यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर नहीं देखा जाता है कि आप मर्द हैं या औरत हैं, आपकी आपकी प्रोफिशेंसी कैसी है। और बड़े बड़े इदारों की सरबराह हैं औरतें यहाँ पर, सीईओ ज़्यादातर। खुद हमारे अस्पताल में जहाँ मैं काम करता हूँ उसकी
उसकी जो चीफ हैं, जो CEO हैं, वो औरत है। हम उनके अंडर काम करते हैं। मुल्कों के वजीर आजम, आप तो जानते हैं, आपके तो अपने मुल्क की वजीर आजम औरत रह चुकी है। ये सब कैसे हुआ? फिर ऐसे इदारे, फोर्सेस के अंदर भी आपको चीफ के लेवल तक की जॉबें जो है वो औरतें, पार्लियामेंट में औरतें बैठी हैं। ये सब के सब जो है ये पेट्रियार्टिकल सिस्टम का ब्रेक आया और उसके नतीजे में हुआ। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो यहाँ की एक पूरी फिक्री तब्दीली थी, जिसकी वजह से हुआ कि पूरा पूरा एक फंडामेंटलिस्ट जो ऑर्थोडॉक्स जो एक कैथोलिक स्ट्रक्चर था वो टूटा, और उसके बाद एक इक्वल राइट्स की सोसाइटी डेवलप हुई। अब इसके क्या इम्पैक्ट डेवलप हुए, क्या उससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई? हमारे यहाँ कहा जाता है कि साहब वो ख़ानदानी निज़ाम जो है वो टूट गया, औरतों ने और मर्दों ने शादियाँ करना छोड़ दी और बच्चों का बुरा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब गलत बात है। असल बात यह है कि अगर फैमिली सिस्टम टूटा है तो वो सिर्फ यही नहीं टूटा है, वो फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में भी टूटा है, इंडिया में भी टूटा है। उसकी वजूहत सिर्फ और सिर्फ औरतों के राइट्स नहीं है, उसकी वजूहत कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सरमायादाना निज़ाम है। इस बात पर कॉल मार्क्स जैसे शख्स ने, जो कि मजहबी आदमी नहीं था, उसने कह दिया था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम अल्टीमेटली फैमिली सिस्टम को ब्रेक कर देगा। क्योंकि एक वक्त आएगा कि मर्द और औरत जब आपस में कंपेनियनशिप में आएंगे तो कहेंगे कि भाई बिजली का बिल कौन देगा और पानी का बिल कौन देगा। और जब रिलेशनशिप जो है वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन होनी शुरू आएगी। आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी ये होता है, डॉक्टर से शादी करते हैं, इंजीनियर प्रोफेशन से शादी कर रहे हैं, दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं, मोहब्बतें नहीं मिल रही। ये सब के सब सरमायादाना निज़ाम से आएगा। और जब इस किस्म की आर्टिफिशियल मैरिजेस होंगी, आर्टिफिशियल कंपेनियनशिप होंगी, तो वो अल्टीमेटली टूट जाएंगी। जब आप एक दूसरे को जहेज देंगे और पैसों के जरिए से कंट्रोल करेंगे, जब एक दूसरे के बच्चे पैदा करेंगे सिर्फ इसलिए कि बच्चे पैदा होंगे तो रिलेशनशिप सीमेंटेड होगी, तो फिर रिलेशनशिप सीमेंटेड नहीं होगी, टूट जाएगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेजर्स है। तो जितनी ज़्यादा सोसाइटी मैकेनिकल होगी, जितनी ज़्यादा सरमायादाना निज़ाम आएगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर इस किस्म का मेंटल करप्शन आएगा, इसको मैं मेंटल करप्शन कहता हूँ, इथिकल करप्शन कहता हूँ, जितना ज़्यादा आएगा उससे फैमिली सिस्टम डैमेज हो जाएगा। फैमिली सिस्टम के डैमेज होने का मसला औरतों के राइट्स नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मल्टीफैक्टोरियल सोसाइटी, मल्टीफैक्टोरियल रीज़न से डेवलप होती है, मल्टीफैक्टोरियल रीज़न से टूटती है। तो इस तरह से नहीं बात बनती है कि साहब ओ नहीं, चूंकि हम औरतों के हुकूक के खिलाफ हैं तो इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। देखो, औरत जो है वो अपने आपे से बाहर निकल रही, आपे से बाहर नहीं निकल रही औरत। औरत आपे से बाहर जब निकलेगी जब महल्ले में, गलियों में रहना मुश्किल हो जाएगा। इनके आपको ऐसा सब नज़र नहीं आता। ये हमारे यहाँ असल में वो प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लू फिल्में देखते हैं वहाँ बैठकर बहुत से लोग, और वो समझते हैं कि यही इनकी पूरी सोसाइटी है। ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कोई आदमी यहाँ से बैठकर यहाँ का आदमी हीरा मंडी को देखे और बोले कि सारा पाकिस्तान, हिंदुस्तान जो वो इस तरह का है, तो आई थिंक फेयर नहीं है बात। ये सोसाइटी इस तरह से नहीं होती। वो एक अलग इंडस्ट्री है, वो एक पूरा का पूरा एक बिजनेस है अलग, बिल्कुल ऐसी जैसे हमारे मुल्कों में भी एक वो बिजनेस है। उस बिजनेस के ऊपर आप पूरे कल्चर को डिफाइन नहीं कर सकते। सोसाइटी को हमें ऑनेस्टली जज करना चाहिए, हमें उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। नफ्सियाती मसाइल अगर आ रहे हैं तो उसकी और भी बहुत सी वजूहत है, डिमांड्स हैं, सरमायादार निज़ाम की खींचातानी है, कंपटीशन है, और आपकी फिजियोलॉजी से ज़्यादा आपके लिए चीज़ें रख दी गई हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं उसने अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर मसाइल डेवलप किए हैं। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये औरतों की वजह से कि उनको राइट ज़्यादा मिल गए इसलिए। तो ये सब बातें तो हमें देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और तमाम दोस्तों, आपके जहन में किसी भी मौजू पर कोई भी सवाल हो, आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। हम आपका सवाल आपके नाम के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और इस पर माहिराना राय लेकर आपको जवाब देंगे। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए।